तो फर्स्ट बुक तो आपकी खत्म हो चुकी है रोटेशन मैकेनिक्स तक। फर्स्ट बुक में आपके बेसिक प्रिंसिपल्स थे, फंडामेंटल लॉज थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो सेकंड बुक है इसमें प्रॉपर टॉपिक्स हैं जिनमें वो फंडामेंटल लॉज कई जगह पे इस्तेमाल होंगे। तो फिलहाल पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड बुक का, डालें हेडिंग ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से रिलेटेड हिस्ट्री टाइप की आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। दो तरह की थ्योरीज थी, एक जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, एक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी थी। जियोसेंट्रिक में माना जाता था कि अर्थ सेंटर पे है और सन चारों तरफ घूम रहा है, वो बाद में फेल हो गई। उसके बाद हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि चीज़ों के बीच में फोर्स लगता है। यहीं से टॉपिक स्टार्ट होता है। हेडिंग डाले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दो पॉइंट पार्टिकल्स हैं, मासेस हैं m1 एंड m2, इनके बीच की डिस्टेंस है r। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन का फोर्स एक्ट करता है। एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन कर दो। लिखा द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the gravitational force of attraction acting between 2 point particles। अब ये पॉइंट पार्टिकल क्या होता है? पॉइंट पार्टिकल वो होता है जिसका अपना साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में निग्लेजेबल हो। एज फार एज ग्रेविटेशन इज कंसर्न्ड, जब हम फोर्स निकालेंगे मून और अर्थ के बीच तो इन्हें हम पॉइंट पार्टिकल मानेंगे, क्योंकि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस 3 लाख किलोमीटर है और अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है। तो जब हम कहते हैं पॉइंट पार्टिकल, इसका मतलब ऐसी बॉडीज की बात करते हैं जिनका अपना साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम हो। तो क्या लिखा जी? The gravitational force of attraction acting between 2 point particles is directly proportional to product of their masses, directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। लिख ले। एक्सपेरिमेंटली इस के की वैल्यू आई 6.67
इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसे लिख दिया गया कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और F इक्वल्स टू आ गया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस g की वैल्यू आप तभी पुट करेंगे जब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब मासेस आर गिवन, डिस्टेंस इज गिवन। अगर सिंबल्स में सॉल्व होगा तो g को g लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तब नहीं लिखेंगे। देख लो सर। नीचे लिखा नोट करके, नोट। ये जो r है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसलिए मान लिया दो स्फीयर्स को हमने कांटेक्ट में रख दिया, तो ये मत कह देना कि इनके बीच की डिस्टेंस 0 है, क्योंकि डिस्टेंस मेजर की जाती है सेंटर टू सेंटर। इनके बीच की डिस्टेंस हो गई r1 प्लस r2। पहली लाइन ये समझ में आ गई। देखो नोट का पहला पॉइंट, इन द एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, R is center to center distance, not surface to surface. Center to center distance, not surface to surface। और इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, दो स्फीयर अगर कांटेक्ट में रखे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 नहीं है, उनके बीच की डिस्टेंस हो गई उनके रेडियाई का सम, r1 प्लस r2। रेडियाई दोनों की बराबर है तो 2r। पहली लाइन समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 2, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ये डायरेक्टली एप्लीकेबल है फॉर द पॉइंट मासेस एज वेल एज फॉर द बॉडीज हैविंग यूनिफॉर्म स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अर्थ हो गई, मून हो गया, सन हो गया, इन्हें ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म स्फीयर मान लेते हैं। हालांकि यूनिफॉर्म नहीं है, वो अगर बिल्कुल माइक्रो लेवल की बात करें, लेकिन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान लेते हैं। बाकी में डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, बाकी में तो फिर वो छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है और उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ता है। लेकिन नंबर 2, द एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर is directly applicable for the point masses as well as for the bodies
having uniform spherical mass distribution, यूनिफॉर्म स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। वो बात अलग है, हम आपको बता चुके हैं, आर होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। चलिए हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप क्लास 12th में आएंगे तो पहला टॉपिक होगा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वहां एक क्वेश्चन बनता है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में दो ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। यहां m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, वहां q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ग्रेविटेशन का फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ये कभी भी रिपल्शन का फोर्स नहीं है। यही डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? देखिए नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स is always a force of attraction, never repulsion. Gravitational force is always a force of attraction, never repulsion. Number 2, gravitational force is place and medium independent. Place and medium independent, दो ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में कहीं भी रखे हों, उनके बीच में फोर्स का फार्मूला यही रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ ऐसा नहीं है, इस पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि उनके बीच में मीडियम कौन सा है। वैक्यूम है तो फोर्स अलग होगा, एयर है तो अलग होगा, वाटर आ जाए तो अलग होगा। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं है, और इसीलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल लगाया इसलिए गया क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में पानी है, हवा है, वैक्यूम है, ग्रेविटेशन का फोर्स उतना ही लगेगा। क्लियर हो गई बात? तो पहला हमने कहा सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स है, ये कभी भी रिपल्शन का फोर्स नहीं है। दूसरा, प्लेस और मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। नंबर 3, दो तो हमने बता दिए, एक तो हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स है, दूसरा प्लेस और या मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अब नंबर 3, 4, 5 जिनकी भी बात करें वो सब कॉमन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी है। नंबर 3, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्या होता है? तो जैसे कोई कहे कि ग्रेविटेशन का फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों बॉडीज के सेंटर्स को मिला देंगे। यानी ऐसा फोर्स जो एक्ट करे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक, तो एक ऐसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। नंबर 4, इट ओवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ।
इनवर्स स्क्वायर लॉ होता क्या है? एनीथिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। एफ का फॉर्मूला क्या है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ऐसे लॉ को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हमने क्या नेक्स्ट क्या लिखवाया? ग्रेविटेशन फोर्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव। ये वर्क पावर एनर्जी मैं आपको बता चुका हूं, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो तो कंजर्वेटिव होता है। और जिसमें वो पाथ पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो ग्रेविटेशन का फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है जी, एक और लिख लो, इट इज अ वीक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स नेचर में जितने भी फोर्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वीक है। अब कहने को तो वीक है, लेकिन इसी पे बेस्ड है मून, अर्थ, सन, ये सारा का सारा सोलर सिस्टम। तो इतना वीक फोर्स होते हुए भी ये इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके मासेस बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर? तो हमने अभी आपको सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया है और इसी पे न्यूमेरिकल मैं करवाने जा रहा हूं। अब फिलहाल सिंपल न्यूमेरिकल मैं करवाने के मूड में नहीं हूं, ना ही सिंपल न्यूमेरिकल में कोई दम है इसके। भाई जी की वैल्यू पता, m1 पता, m2 पता, r पता और फोर्स निकलवा ले, कोई सवाल तो बनता नहीं। तो क्वेश्चन जो भी चलेंगे अब ढंग के चलेंगे, सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। लिखा नंबर 1, two solid spheres each of radius capital R, density rho are placed in contact. Calculate force acting between them. Force acting between them. इसमें रेडियाई गिवन है दोनों की, आर आर, डेंसिटी गिवन है, मास गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, थ्री solid spheres each of mass m, radius r, are placed on a horizontal surface such that each sphere touches the other two. Such that each sphere touches the other two spheres. यानी कैसे रखा होगा समझ सकते हो? तीन स्फीयर इस तरह से रखने हैं कि हर स्फीयर बाकी दो को टच करे। तो ऐसे रखे जाएंगे, ईच स्फीयर टचेस द अदर टू। कैलकुलेट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स on each sphere. Net gravitational force on each sphere. Question number 3.
मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, रेडियस ऑफ मून 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ. Radius of moon is 1/4 the radius of earth. Suppose moon starts falling. Suppose moon starts falling. Calculate acceleration of moon, acceleration of moon just before striking the surface of earth. Just before striking the surface of earth. Question number 4. Mass of moon is 1/81 mass of earth. The separation between center of earth and center of moon is 3 lakh kilometer. 3 lakh kilometer. Locate a point between earth and moon where if an object is placed will not experience any net resultant force. Any net resultant force. ऐसा कैसे होगा? मान लिया ये अर्थ है, ये मून है. इस ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अर्थ खींचे, अगर उतने ही फोर्स से मून खींचेगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है दोनों के बीच में जहां पे किसी भी बॉडी को हम प्लेस करें उस पर नेट फोर्स 0 होगा. ये सारे क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो है नहीं, लेकिन फिलहाल सारे क्वेश्चन कंपटीशन के आए हुए हैं. एक जो अच्छा क्वेश्चन है और वो भी लिखवा देते हैं. क्वेश्चन जरा देखें क्या. जैसा कि हमने कहा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली एप्लीकेबल तभी होता है जब या तो दोनों पॉइंट मासेस हों या दोनों में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म स्फेरिकल हो. अब क्या है यहां पे? एक तो पॉइंट मास है और एक रॉड है. इस रॉड की लेंथ है L और पॉइंट मास इस एंड से R डिस्टेंस पे है.
हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन रॉड एंड पॉइंट मास। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने, टेक अ टाइम ऑफ 20 मिनट्स, सॉल्यूशन चेक करें, नेक्स्ट लेक्चर में करें 5 क्वेश्चंस को।